और मुझको पूरा विश्वास है, अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया तो बहुत ही मजबूती से फरीदा से मैं चुनाव लड़ने का काम करूंगा। आपका मन बदला, आपको, मैं आपसे बात करते हुए कह रहा हूं कि आपको मुस्लिम परस्ती का एक चस्का लगा। आपको लगा कि जिन मुसलमानों को खुश करके, योगी जी के शब्दों में कहें तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, उनके पिता मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए, जिन मुसलमानों को साध करके मायावती मुख्यमंत्री बन गई, आपको लगा कि आप उन मुसलमानों को साध करके एमएलए बन जाएंगे। इस फरिंदा राजनीति का अखाड़ा है। एक बार मुझसे अनौपचारिक बातचीत में फरिंदा के विधायक वीरेंद्र चौधरी ने यह बात कही। जी हाँ, सही है, अखाड़े होते हैं और फरिंदा ने राजनीति के अखाड़े में शिवम लाल सक्सेना से लेकर बड़े बड़े धुरंधरों को न केवल सदन में भेजा है, बल्कि सदन में ऐसी ऐसी महनीय शख्सियतों को राजनीति के दर्शन कराए हैं जिनका राजनीति में प्रभुत्व आज भी बना हुआ है। ऐसे ही राजनीति में एक प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राजनीति की शुरुआत तो 2012 से की, लेकिन अब तक फरिंदा की राजनीति ने इनको सदन में पहुंचने का मौका नहीं दिया है। उम्मीदें तो बहुत हैं, आशाएं बहुत हैं, लेकिन उन आशाओं की जीवंतता कब प्राप्त हो पाएगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए फरिंदा विधानसभा से 2 बार अपनी प्रत्याशिता का दावा कर चुके और प्रत्याशी बनकर लोगों के बीच पहुंच चुके भाई उपेंद्र सिंह हैं। आइए बात करते हैं भाई उपेंद्र सिंह से और जानते हैं कि क्या है इनका राजनीतिक समीकरण और राजनीति में उतरने के बाद इन्होंने क्या क्या देखा। बहुत बहुत स्वागत यूपी टीवी के कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यूपी टीवी समाचार को धन्यवाद देता हूं कि आपने उस काबिल हमको समझा और आपने चैनल पे हमको मौका दिया बोलने का। ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये भाई लगाने का कारण क्या है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल से अगर आप प्रभावित हों तो उधर भाई लगता है, भाई बोला जाता है गुजरात की राजनीति में या गुजरात के परिवेश में। यहाँ भाई का शब्द क्या है और ये भाई उद्बोधन क्या है? चूँकि हम लोग 2 भाई थे, भाई उपेंद्र सिंह और भाई उमेश सिंह। दुर्भाग्यवश बड़े भाई हमारे 2012 में एक्सपायर कर गए, तो उस समय हम लोग अपने आप को भाई भाई कह के ही मीडिया के माध्यम से या और किसी माध्यम से एक दूसरे को संबोधन करते थे, भाई उमेश सिंह, भाई उपेंद्र सिंह। तब से हम लोगों का नाम भाई पड़ा है। ये भाई तो आम जनता भी भाई कहती है? जी जी, भाई कह के बुलाती है। अब हम आते हैं राजनीति पर। राजनीति में शुरुआत कब से हुई? और सुना है आप कांग्रेसी विचारधारा से राजनीति की शुरुआत आपने की है। कांग्रेस की विचारधारा से निकलकर विभिन्न पार्टियों के रास्ते होते हुए अब भारतीय जनता पार्टी तक का सफर, राजनीति की ये 2 राहें और राजनीति का ये रास्ता भाई उपेंद्र सिंह के लिए कैसा रहा? देखिए, सामाजिक पीड़ा हमारे मन में बहुत पहले से थी। सन 2005 से ही हम समाज में चलने का काम कर रहे हैं और पहली बार जब आदरणीय स्वर्गीय हर्षवर्धन जी चुनाव लड़े लोकसभा का महाराजगंज से, मैं उनके साथ कांग्रेस ज्वाइन करके उनके साथ चलने का काम किया। ये बात 2004 की है? 2004 की है जी। और उन्हीं के लिए मैं चलने का काम किया और कांग्रेस में मजबूती से मैं जनसेवा करने का काम किया और कांग्रेस में लगा रहा। और कांग्रेस से मैं अपनी दावेदारी भी पेश किया 2012 के चुनाव के लिए, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि उस समय हमको कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। हर्षवर्धन सिंह ने आपकी कोई मदद नहीं की? मैंने तो उनके लिए बहुत सारा मतलब पसीना बहाने का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने हमारी मदद नहीं की। वो 2012 के आप जिक्र कर रहे हैं सर, 2009 में वो सांसद हो चुके थे। एक सांसद के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने जिले की सीटें तय करता है। ये तो उनका गृह क्षेत्र है, इसी गृह क्षेत्र से वो एक बार एमएलए भी रह चुके हैं, सांसद के बाद एमएलए रहे हैं। सन 89 या 89 में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 89 में सांसद बनने के बाद वो दोबारा यहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ते रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि वो अपने परिवार के लिए वो सीट चाहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य भी नहीं है, तो वो अपने परिवार के लिए चाहते थे और आपको नहीं? ये तो उनका व्यक्तिगत समझ हो सकता है। फिलहाल हम लोग ईमानदारी से उनके साथ चलने का काम किए और 2012 में जब मैंने टिकट की दावेदारी की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे रहते आप कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ सकते हो। मेरे रहते आप कांग्रेस से चुनाव नहीं? जी जी जी।
उसके बाद क्या हुआ? फिर आप आरपीआई चले गए, जहां तक मुझे जो जानकारी है। रामदास आठवले से आपकी मुलाकात हुई और आरपीआई से आप चुनाव लड़े। उसमें भी मीडिएटर रहे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पवन भाई गुप्ता। क्या कहानी थी वो? और 2012 में जब मैं दिल्ली गया इनसे टिकट के लिए, मैं स्वर्गीय हर्षवर्धन जी के पास, तो इन्हें जब मना कर दिया तो मैं वापस लखनऊ आया। लखनऊ में हमारी मुलाकात पवन भाई गुप्ता जी से हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे दल से चुनाव लड़ जाइए। तो 2012 का चुनाव में रामदास आठवले जी की पार्टी थी, आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उससे मैं चुनाव लड़ने का काम किया। महाराष्ट्र में सक्रिय है, इस समय वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। उसके बाद 12 से 17 5 साल आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ रहे। आपका मन बदला। आपको, मैं आपसे बात करते हुए कह रहा हूं कि आपको मुस्लिम परस्ती का एक चस्का लगा। आपको लगा कि जिन मुसलमानों को खुश करके, योगी जी के शब्दों में कहें तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, उनके पिता मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए, जिन मुसलमानों को साध करके मायावती मुख्यमंत्री बन गई, आपको लगा कि आप उन मुसलमानों को साध करके एमएलए बन जाएंगे। इसलिए आपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMYM ज्वाइन किया। सही है? ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरू से ही हम लोग जहाँ रहते हैं अगल बगल में हमारे तमाम मुस्लिम भाई हैं, अच्छा संबंध हम लोगों का है। तो ये हमारे मन में नहीं है कि मतलब इनको साध करके या इनको हम निशाना बना के हम सत्ता हासिल करें। शुरू से ही इन लोगों के साथ हम रहे हैं। एक गंगा जमुनी तहजीब के तहत इनके साथ हम लोग मिलकर काम भी किए हैं। और उस समय हमारी मुलाकात MIM के जिला अध्यक्ष सरवर खान से हुई, जो महाराजगंज में रहते हैं। इन्होंने कहा भैया मेरे दल में आ जाइए और हमारे दल से चुनाव लड़िए। मैंने एक्सेप्ट किया और मैं MIM से चुनाव लड़ गया। कोई खास बेनिफिट हुआ नहीं आपको, ना आप मेन लड़ाई में रहे, मेन लड़ाई से भी आप बाहर चले गए। MIM से चुनाव लड़ते हुए वो कौन कौन सी चीज़ें थीं? सुना है आपके बारे में एक अफवाह उड़ा दी गई कि आपने कुछ पैसे ले लिए बजरंग बहादुर सिंह से, और कुछ लोगों ने ये कहा कि आप बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे थे। ये तो शुरू से ही लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जनता भगवान के समान होती है। जनता हर व्यक्ति के बारे में जानती है, जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। उस समय लोगों ने मेरे खिलाफ़ एक षड्यंत्र रच करके अफवाह उड़ाने का काम किया। जनता को जो अच्छा लगा, जनता ने वो हमको सम्मान दिया, और जनता के सम्मान का, उनके आशीर्वाद का मैं स्वागत करता हूँ। अब आप भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो भाजपा में आने का रास्ता कैसे खुला, और भाजपा में ही क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जब मैं MIM से चुनाव लड़ा, उसके बाद साल 2 साल के बाद मेरे मन में एक पीड़ा जगी और मैं भाजपा के क्रियाकलाप को देखा कि भाजपा एक अंतिम व्यक्ति को भी मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। भाजपा समाज के हर व्यक्ति को लेकर के साथ चलने का काम कर रही है। एक दबे कुचले लोगों के लिए भी भाजपा काम कर रही है। तो इस पीड़ा को लेकर के मैं भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा में आज तक मैं काम कर रहा हूँ। जिस बीजेपी की बी टीम होने का आप पर आरोप लगा, उसी बीजेपी में आप शामिल हो गए। जिस भाजपा के लिए कहा गया कि वह जिस भाजपा को हराने के लिए, मैं अपने दूसरे शब्दों में कहूँ तो, जिस भाजपा को हराने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चाहे 2012 हो, चूँकि 2007 से 12 बजरंग बहादुर सिंह ही MLA थे, उन्हीं को हराने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसी भाजपा में अब आप शामिल हो गए हैं। बजरंगी सिंह भी इसी भाजपा में हैं। यहीं से राजनीति करने वाले पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह भी इसी पार्टी में हैं, और अब भाई उपेंद्र सिंह भी इसी पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की लंबी फहरिस्त बढ़ती चली जा रही है। उसमें उपेंद्र सिंह अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, और अगर सर्वाइव कर भी गए तो कितनी उम्मीद है कि आपको भाजपा प्रत्याशी बनाएगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, और इस पार्टी में हमारे जैसे करोड़ों करोड़ लोग पूरे देश के अंदर काम करने का काम करते हैं। और इस पार्टी के नेतृत्व का यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, खासियत है कि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो पीछे दबे हुए लोग हैं, उनको आगे करने का काम पार्टी करती है। और मैं निरंतर 20-25 वर्षों से जनता के बीच में जा कर के जनता का सेवा करने का काम कर रहा हूँ, और मुझको पूरा विश्वास है, अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया तो बहुत ही मजबूती से फरीदा से मैं चुनाव लड़ने का काम करूँगा। अब आ जाते हैं अन्य मुद्दों पे। एक और आपके साथ छोटा सा इंसिडेंट हुआ। एक पार्टी में आप गए बड़ी नेता से मिलने, और वहाँ पे आपके
तमाम स्रोत लगने के बावजूद जुगाड़ नहीं लग पाया और अन्य पार्टियों ने आपको बुला करके टिकट दे दिया। वो बड़ी नेता और इन नेताओं में क्या फ़र्क आपने महसूस किया? देखिए, वो एक मतलब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। और मैं शुरू से ही जिस दल से मुझको लड़ना था, मैं एक कंसेप्ट लेकर के उसी दल के मैं साथ चलने का काम किया। मैं 2012 के पहले मैं कांग्रेस से काम करता था, कांग्रेस में ही लड़ने का मैं मन बनाया। लड़े नहीं, दुर्भाग्य से हमको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। मैं आरपीआई से लड़ा। 2017 का चुनाव मुझको एमआईएम से लड़ना था। मैं सिर्फ एमआईएम के बारे में ही सोच रहा था और एमआईएम के लोगों से ही मिल रहा था, बाकी और हम किसी पार्टी में जा कर के टिकट की दावेदारी। असदुद्दीन ओवैसी की सभा के पहले एक आरोप लगाया गया आप पर कि क्या बोलता है, आपने पैसा ले लिया था बजरंग बहादुर सिंह से, ये है वो है। वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि आप बी टीम बन करके काम कर रहे हैं। उन आरोपों पर अब तो वो चुनाव बीते हुए एक 10 साल का पूरा दिन आ गया, अब क्या सफाई देंगे आप? ये हमारी विरोधियों की साजिश थी। जो लोग यहाँ सत्ता पे कब्जा किए हुए हैं वो नहीं चाहेंगे कोई एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा राजनीति में आगे बढ़ने पाए। इसलिए हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए, हमारे मनोबल को डाउन करने के लिए ये लोग झूठा जनता में प्रचार किए कि उपेंद्र सिंह को पैसा दे दिया गया, जबकि ये सत्य नहीं है, ये टोटल मतलब झूठा है। करंट मुद्दों पर अब आते हैं। राम मंदिर की चंदा चोरी का प्रकरण हो गया, जंतर मंतर पर अभिजीत दीप के द्वारा आंदोलन हो गया। इस समय आप बीजेपी में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है, लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता आप ये मानते हैं कि राम मंदिर की चंदा चोरी, जो चंदे की लूट हुई, अखिलेश यादव के शब्दों में कहें तो डाका पड़ा, यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी और फेलियोरिटी थी? देखिए, उसकी विवेचना हो रही है, एक संस्था बनाया गया है उसकी विवेचना के लिए। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, कार्रवाई उस पर सख्त किया जाएगा। योगी जी के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी बात, आपने कहा अभिजीत जी जो दिल्ली में जंतर मंतर पे इन्होंने नीट पेपर लीक के मामले, हाँ, नीट पेपर लीक के मामले में इन्होंने जो शासन के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। जी, इस्तीफा हुआ। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा, अभिजीत जी कहीं न कहीं कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से मिल करके सरकार को बदनाम करने का एक झूठा प्रयास किया। तो आपकी सरकार ने इस्तीफा क्यों ले लिया? इस्तीफा अब चूँकि जनता का जो माइंडेड है, जनता का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसको देखते हुए कि देश में कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दिक्कत आने पाए या कोई भारी अस्थिरता पैदा हो जाए, इसको लेकर के हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन्होंने निर्णय लिया इस पर। आते हैं एक और सवाल पे, जाते जाते सवाल चल रहे हैं। सर, आपकी पार्टी के नेताओं ने, अभी कल देवेंद्र प्रताप सिंह आए थे तो मैंने उनसे भी ये सवाल किया था, महिलाओं की ड्रेस पे लेकर के कमेंट किया, लड़कियों की ड्रेस पे। आईटी सेक्टर की लड़कियां, आईटी दिल्ली के सेक्टर में, लखनऊ के सेक्टर में, बेंगलोर के सेक्टर में, मुंबई के सेक्टर में जब लड़कियां रहती हैं तो उनके ड्रेस मॉडर्न ड्रेस होते हैं। उस मॉडर्न ड्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का कमेंट आना, उस मॉडर्न ड्रेस की लड़कियों के ऊपर अश्लील कमेंट आना, कैसे देखते हैं आप? आपकी भी बच्ची होगी, बहन होगी, मैं मानता हूं कि आप ग्रामीण परिवेश में होंगे, लेकिन आपने भी बाहर पढ़ने के लिए भेजा होगा। आपकी भी लड़की, आपके भी परिवार की कोई होगी जो जीन्स पहनती होगी। क्या लड़कियों का जीन्स पहनना बुरा है? उनका क्या जवाब था ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी का या हमारा जो कल्चर है, जो मानना है, देश की हर बेटी माँ बहन के रूप में हम लोग देखा करते हैं, उनको देखने का काम करते हैं। नज़रिया अलग हो सकता है लोगों का, और दूसरे के बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत देश की जितनी भी हमारे माताएं बहनें हैं उनको माँ और बहन के समान में और बेटी के समान देखने का काम करता हूँ। ठीक है। आने वाले चुनाव में फरिंदा के लिए क्या मुद्दे होंगे और फरिंदा के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगा कि फरिंदा में तमाम सारे काम अधूरे पड़े हैं। आपने जिनको आशीर्वाद दिया है, वीरेंद्र चौधरी तो कहते हैं कोई काम अधूरा नहीं है, सारे काम मैंने पूरे करे। ये उनका नज़रिया हो सकता है, क्योंकि आप देख लीजिए, आप आनंद नगर में
चीनी मिल के नाम पे, चीनी मिल के मुद्दे के नाम पे तमाम कई बार लोगों ने जनता को छलने का काम किया। जनता को छला, अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास जीरो हो गया। आज स्थिति ये है कि तमाम सारे लोग मैदान में जाते हैं, जनता को झूठा आश्वासन दे करके चुनाव जीत जाते हैं, फिर अपना विकास करते हैं। विकास की एक लंबी फहरिस्त है। जो लोग आज यहाँ चुनाव जीते हैं, पूर्व हैं या वर्तमान है, उनका देख लीजिए विकास। जनता जिनको वोट दे करके दिल्ली और लखनऊ भेजने का काम करती है, वो बेचारी शाम को मिट्टी के तेल का दिया भी नहीं जला पाती है, ढिबरी के उजाले में वो खाना खाने का काम करती है। अरे सर, ऐसा मत कहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश है, योगी जी का ज़माना है। लोग कह रहे हैं 24 घंटे बिजली आ रही है। बिल्कुल बिजली मिल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जिनको हमारी जनता वोट दे करके भेजने का काम करती है, वो दिल्ली और लखनऊ में जाके मलाई काटने का काम कर रहे हैं। और जनता हमारी बेचारी एक ढिबरी भी नहीं जला पा रही है। ऐसा क्यों? इस सोच को बदलना होगा। और एक सवाल मैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से इस महाराजगंज को लोग राजनीतिक चारागाह के रूप में इस्तेमाल करने का काम। हाँ, कोई यहाँ का व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है, बाहरी लोग भी आकर के चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन यहीं से शिवमन लाल सक्सेना भी चुनाव जीते थे। शिवमन लाल सक्सेना जी भी कहा जाए तो बाहरी ही थे। आगरा में उनकी पैदाइश हुई और कहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई। हालांकि मैं उनके बारे में इतना बड़ा शख्स तो नहीं हूँ कि ऐसे महनीय व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी कर सकूँ, ना आप कर सकते हैं, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ। तो अगर वो बाहरी थे, उन्होंने काम किया, तो ये भी लोग तो अपना काम दिखा ही रहे हैं। काम दिखा रहे हैं, अपना विकास करके काम दिखा रहे हैं। जनता का विकास तो नहीं हुआ। आप देख लीजिए जनता का कहाँ विकास किए लोग। 5 साल का कार्यकाल वीरेंद्र चौधरी का कैसे देखते हैं? पूरा होने वाला। हमसे बेहतर आप जान रहे होंगे कहाँ जनता का विकास हुआ। जनता का विकास कहाँ हुआ, बता दीजिए आप हमको। कोई काम इन्होंने नहीं किया। कोई काम उन्होंने नहीं किया। कोई काम नहीं किया इन्होंने। पक्के तौर पे बोल रहे हैं आप? बता दीजिए हमको, कोई काम बता दीजिए इनका कि इन्होंने ये काम किया। वो रोज तो निकलते हैं कि इतना पैसा मैंने गरीबों को दिया, इतना पैसा मैंने इलाज के लिए दिया, ये पुल बनवाया, वो सड़क बनवाई, वो विद्युत सब स्टेशन बैठवाया, वो तमाम चीज़ें निकालते हैं। अब ये तो वही जानेंगे। फिलहाल हमको तो नहीं लग रहा है कि इन्होंने कोई विकास का काम किया क्षेत्र में। कहीं कोई इंटर कॉलेज खोल दिया, कहीं कोई डिग्री कॉलेज खोल दिया, किसी गरीब के बच्चे का फ्री में एडमिशन करवा दिया। कहाँ कुछ किया इन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल नहीं किया। 3 प्रमुख काम कौन कौन से रहने वाले हैं आपके? अगर आपको भाजपा प्रत्याशी बनाती है, आप मैदान में आते हैं, फरिंदा के लिए 3 प्रमुख काम कौन कौन से हैं? देखिए, अगर जनता हमारी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताती है और हमको उस लायक समझती है और हम टिकट हमको मिलता, हम चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ का बेरोज़गारी है फरिंदा विधानसभा का, उसको दूर करने का काम करूँगा। विधायक बेरोजगारी दूर कर देगा? बिल्कुल। हम अपने क्षेत्र में ऐसा कल कारखाना लगवाने का काम करेंगे जिससे यहाँ के जो हमारे नौजवान आज रोज़गार के तलाश में दिल्ली मुंबई जाने का काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। पहला काम। दूसरा काम, जो चीनी मिल का मुद्दा लोग लेकर के जनता को छलने का काम, गणेश शुगर मिल, उसको चलवाने का काम मैं करूँगा। अगर नहीं चला तो इस्तीफा दे दूंगा, अगर विधानसभा से, और उसको चलवाने का काम करूंगा। तीसरा जो हमारे गांव की समस्या है, आज के डेट में हर गांव की समस्या है इस समय, सड़क, नाली, बिजली, खड़ंजा, उनके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, इस पे मैं विशेष ध्यान देने का काम करूंगा। तो फरिंदा विधानसभा के लिए भाई उपेंद्र सिंह के दावे बड़े हैं और ये फरिंदा विधानसभा को विकसित फरिंदा बनाना चाहते हैं। क्या रखते हैं आप इस पर अपनी राय ज़रूर हमें अवगत कराएं। यूपी टीवी के लिए फरिंदा महाराजगंज से अंकित मणि त्रिपाठी।